हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। तक हमने देखा था नाइटले सिटी में वेन रोहान के साथ हुई लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, बल्कि उसे 7 दिन गुजर चुके हैं। अब वांगजी को होश आ गया था, साथ ही उसे बहुत सारी बातें पता चल गई थी, जैसे प्रिंस ने अपने ही लोगों पर हमला कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था वांगजी की मौत हो चुकी है। इस सब से बचने के लिए वेनिंग ने शील्ड बनाई, पर जिन जिशुन उस शील्ड से बाहर चला गया, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बाकी सभी लोग घायल हो गए। इस वक्त वांगजी की चिकित्सा कर रही थी। उसने आगे बताया, जिनगोंगसा और मेरे शिजुन ने कहा था मैं मृत जिनगोंगसा की चिकित्सा करूं, इसलिए मैं सुबह यहाँ आई। उनके कहने पर मैंने चिकित्सा भी की। उस वक्त जिन जिशुआन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया, वो भी वेन चियांगलिंग जितना ही जल गया था, पर जिंदा था। शुक्र है उसकी किस्मत अपने चचेरे भाई जिन जिशुन से बेहतर थी। जिन जिशुआन के बगल में जियांग ज्ञानली भी बैठी थी। वो उसे अभी पट्टियां बांध रही थी। ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, कलाई पर पट्टी बांध रही थी। ऐसा लग रहा था वह अभी अभी आई है। शायद से वेंचिंग के जैसे उसे भी युद्ध के बाद मदद के लिए बुलावा भेजा गया होगा। अब लो चिंगयांग ने भी वांगजी को देखकर नोट किया, जो उसके सामने वाले बिस्तर पर थी। लो चिंगयांग मतलब हमारी म्याम्या। अंडे में या फिर बाकी के फैन फिक्शन में हम इनके पेट नेम यूज़ कर रहे थे, जैसे कि वेनिंग, म्याम्या या फिर बाकी सभी। पर यहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे से अनजान हैं, इसलिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए ये सभी लोग एक दूसरे के कर्टसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी बस ये याद रखना है, वेनिंग का नाम वेन चियांगलिंग है, लियो चिंगयांग मतलब म्याम्या। बाकी जंगशा का नाम जियांग वानियन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी वांगजे के बिस्तर के बगल में ने मिंगजे, उसके बगल में जिन जिशुन के सामने वाले बेड पर जिन जिशुआन था, उसके बगल में म्याम्या थी, जो वांगजे के बेड के बिल्कुल सामने थी। इस कमरे में लगभग ये 5 ही बेड थे। लो चिंगयांग मतलब म्याम्या भी ज़्यादा जख्मी नहीं लग रही थी, फिर भी उसके हाथों पर काफ़ी पट्टियाँ थी और उस बिस्तर के बगल में दरवाज़ा था, जिसे गार्ड करने का काम जियांग वानियन कर रहा था। उसने अपना चेहरा एक हेलमेट से ढक लिया था। उसे देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा जख्मी नहीं हुआ है। कम से कम वांगजी उसके हाथ पैर तो सलामत देख पा रहा था। जब जियांग वानी ने देखा वांगजी जग गया है, वो तुरंत वांगजी की तरफ दौड़ा, आते वक्त लड़खड़ाया भी, थोड़ा कराहा भी, पर तुरंत बोल पड़ा, लानर गोंगसा, प्रिंस बिल्कुल सही नहीं है, आप उनसे जल्दी शादी करोगे, है ना? दीदी, जियांग यानली चिल्लाई। उसे जंगशा पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि जंगशा ने अपनी बहन की तरफ एक बार देखा, लेकिन उसका अड़ियलपन नहीं गया। वो वापस बोला, जी ये बात बहुत गंभीर है, हमें लान वांगजू की मदद लेनी होगी, इससे पहले कि प्रिंस के हाथों किसी और की जान चली जाए। लान सेचन ने साय किया। लगभग गुस्से में ही वो चिढ़ चुके थे। एक तो उन्हें थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी और दूसरा हर तरफ बस यही बात चल रही थी, इसलिए अब उन्होंने खुद पर काबू नहीं किया और सीधे मुंह बोल दिया, जियांग गोंगसा, जैसा कि मैंने कहा, वांगजी पर कोई दबाव नहीं होगा। तभी वांगजी ने कहा, हाँ मैं उनसे शादी करूँगा। वांगजी? तभी सिचन बोल पड़े और फिर गहरी सांस ली और खुद को शांत करने के बाद बोलने लगे, वांगजी, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। वेन रोहान भी ख़त्म हो चुका है और प्रिंस को भी अपने सारे अधिकार वापस मिल गए हैं, पर इस सब में तुम्हारा जो काम था वो तुमने बखूबी निभाया है। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, इस शादी को तब तक टालना चाहिए जब तक कि प्रिंस का कर्ज पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। नहीं, वांगजी ने कहा और फिर खड़ा होते हुए बोला, शियांगजांग, उन्हें मेरी ज़रूरत है, वो दर्द में है, वो मेरे सोलमेट है। वांगजी सोचने लगा, मैंने उन्हें अंदर तक झांका है, जो मैंने देखा है आप वो कभी समझ नहीं सकते। वांगजी ने तुरंत अपनी पेशेंट पकड़ ली और वहाँ से जाने लगा। उसे प्रिंस को ढूंढना होगा किसी भी हालत में।
पर लांसी चेन, वेंचिंग, वेन चियांगलिंग सारे उसका रास्ता रोककर खड़े हुए। वेंचिंग ने तुरंत एक निडल वांगजी के चेस्ट पर दे मारी और वांगजी का शरीर वहीं पर सुन्न हो गया। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, वेंचिंग ने कहा और लांसी चेन ने वांगजी को आराम से बेड पर लिटाया। आगे वेंचिंग ने कहा, हमें जल्द ही लानलिंग के लिए निकलना होगा। जिन जोंगसू जीत का जश्न मनाना चाहते हैं और मेरे ख्याल से वहाँ जिन जिशुन की अंत्यविधि भी होगी। वैसे उन्होंने ये सब कहा तो नहीं है। आखिरी बार बुदबुदाते हुए वेंचिंग ने वांगजी के चेहरे से वो निडल बाहर निकाली ताकि वांगजी कम से कम अपना सर तो हिलाए। अब वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में वेंचिंग को घूर कर देख रहा था। अब जिन जिशुन ने भी वांगजी से आज्ञा ली और वहाँ से जाने लगा। उसके पीछे उसके चचेरे भाई का शव भी हवा में उड़ते हुए जा रहा था। लो चिंगयांग ने भी वांगजी को पूरे सम्मान के साथ प्रणाम किया और वो भी वहाँ से बाहर चली गई। उन्हें जाते हुए जियांग यानली कुछ देर तक देखती रही और फिर अंदर के लोगों की तरफ मुड़ी। जियांग यानली ने बड़ी शांति से कहा, अब हम लोग भी निकलते हैं। शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत हो और जल्द ही ठीक हो जाओगे लान और कौंगसा। अब यानली भी वहाँ से जाने लगी पर दरवाजे पर जाकर ही रुक गई और पीछे मुड़कर बोली, लान और कौंगसा टाइटल आप पर सही लग रहा है। वो मुस्कुराई और फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। वांगजी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। अब वेंचिंग और वेननिंग भी नी मिंगजॉय की चिकित्सा करने के लिए चले गए। दोनों लान भाइयों को अकेला छोड़कर लान सिचन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, चिढ़ चुके थे। पर जैसे ही उनकी नजरें वांगजी पर गई, वो शांत हो गए और वांगजी के बालों में हाथ फिराते हुए उसके बाल उन्होंने कान के पीछे टक्कर दिए और बोले, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। यह टाइटल तुम पे सच में सूट करता है। अब तो मेरा डीडी एक साहसी योद्धा बन गया है। अब तो वांगजी की आंखों से और भी मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। वो अपने भाई की तरफ देख रहा था, एक ऐसा इंसान जिससे वांगजी बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके जैसा बनना चाहा था, जिसकी बात वांगजी के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब लान सिचन ने वांगजी के आंसू पोंछे और कहा, डीडी तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, उसके बाद हम गुसू के लिए निकलेंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए शाओ बजाता हूँ। तुरंत लान सिचन ने अपनी बांसुरी निकाली जिसका नाम शाओ था। अब वो हीलिंग और खुशी का एक प्यारा सा गीत सुनाने लगे। थोड़ा और वक्त बीत गया और वांगजी ये समझने की कोशिश करने लगा कि इन आयरन के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ। वो अपने कज़न वेननिंग, लान सिचन और नीमिंग जैसे सारी बातें सुना करता था, सारी चीज़ों को एक साथ रखने की कोशिश करता था। अब नीमिंग जो बेहोश में आ चुके थे, वो इस चिकित्सालय में चलते रहते थे जब भी वेंचिंग आसपास नहीं होती और उसके आते ही वो उन्हें वापस से बिस्तर पर लेटने को कहती। नीमिंगजो के शरीर पर जो जख्म थे वो बाकी लोगों की तरह जलने के निशान नहीं थे। उन जख्मों को देखकर ऐसा लग रहा था उन पर बिजली गिरी हो। नीमिंगजो ने बातों ही बातों में कहा, प्रिंस ने तो मुझे धूल ही चटा दी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, आकार बदल रहे थे, बहुत भयंकर लग रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि तुम मर गए हो और सिचन और मैं तुम्हारा शरीर चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिंगजो ने साय किया और कहा, चलो कम से कम उन्होंने अपना हेलमेट तो नहीं उतारा, वरना तो हमारी चटनी बन गई होती। वांगजी का हाथ बिचन पर कस गया। वो सोच भी नहीं सकता था जो मिंगजो कह रहा है अगर वो सच में होता तो क्या होता। आगे वेन चोंगलिन मतलब वेनिंग ने कहा, सब तरफ बस आप ही की चर्चा हो रही है। जिस तरह से आप आसमान से उतरे, प्रिंस को बचाया, ऐसा लग रहा था आप सीधा स्वर्ग से आ रहे हो, काले बादलों के बीच वाले रोशनी की तरह। की रोशनी की वजह से ही लोग अब आपको हांगुन चुन बुलाने लगे हैं। वांगजी समझ नहीं पा रहा था इस बात को सुनकर उसे कैसा लगना चाहिए। ज़मीन पर खड़े जो कल्टीवेटर्स थे उन सब ने वो देखा। विन चांगलिंग बता रहा था, वैसे तो हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ अंधेरा था और काला धुआं तो ऐसे फैल रहा था
जैसे वो सूरज को बुरी तरह से निगलना चाहता हो। जैसे ही प्रिंस ने इन आयरन को ख़त्म किया, हम सब ज़मीन पर गिर गए। कुछ पलों तक तो कोई भी हिल नहीं पाया था, और तभी आप आए, बिल्कुल एक चाँद की तरह, अपनी ही रोशनी में जगमगाते हुए। और फिर आपने वो ताकत ख़त्म की जो प्रिंस के द्वारा फैलाई गई थी। पता नहीं क्या हुआ, पर हम फिर से हिलने लगे। पर कुछ पलों तक तो कोई नहीं समझ पाया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बस हमने इतना देखा, ज़ेवुजुन आपको पीछे खींच रहे हैं। वो रो रहे थे। इस बात से शायद प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, या फिर उन्हें लगा कि आप मर गए हो। उन्होंने शिफेंगजुन पर भी अपनी बिजली से वार किया, क्योंकि वो ज़ेवुजुन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो हम सबको खतरा समझ रहे थे। वेन चियांगलिंग ने अपने कंधे उड़ाए, इसलिए जब मैंने देखा वो अपना हेलमेट निकालने वाले हैं, इसलिए मैं तुरंत आगे बढ़ा। बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने काम पर लग गया। वेनिंग ने अपनी बहन की तरफ ऐसे देखा जैसे वो माफ़ी मांग रहा हो, क्योंकि जिस सिलवट्टे पर वो अपनी औषधि बना रही थी उसका हाथ कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों से चल रहा था। वेन चियांगलिंग बोला, मुझे इस बात की शिक्षा दी गई है। एक हीलिंग डिसाइपल होने के नाते मुझे पता है जब प्रिंस गुस्सा होते हैं तो उनका सामना किस तरह से करना है। इसलिए मैंने अपने आप पर स्पेल लगाया और सबकी रक्षा करने के लिए आगे भागा। पर मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, ना ही इतना परफेक्ट हूँ। वेनिंग ने साय किया और कहा, इसलिए हम सब थोड़े से जल गए। फिर भी मैंने करीब करीब उन सबको बचाया जो भी ज़ेवुजुन और शिफेंगजुन की मदद करने के लिए भागा था, बस जिन जिशुन को छोड़कर। मुझे लगता है उसने ये सब मजाक में लिया होगा, या फिर वो परेशान हो गया होगा, इसलिए उसने दूर उड़ने की कोशिश की और मेरा शील्ड छोड़ दिया। वेनिंग अपने हाथों की तरफ देख रहा था। इतने सारे लोगों को बचाने के बावजूद भी वो दुखी था। कह रहा था, मैं उसे बचा नहीं पाया। तभी वेंचिंग सख्त आवाज़ में बोली, आनिंग, अगर तुम नहीं होते तो ये सब जलकर खाक हो गए होते, सिफेंगजुन भी और ज़ेवुजुन भी। शिजुन की बात हमेशा याद रखना। उस चीज़ के लिए खुद को कसूरवार कभी मत समझो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वेनिंग ने बस नोट किया, पर उसका उदास चेहरा अभी भी वैसा ही था। वांगजी समझ सकता था उसे कैसा लग रहा है। वो खुद भी तो क्लाउड रिसोर्सेस में सभी रास्ते खत्म होने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। खुद को दांव पर लगाकर भी अपने लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। तभी निमिंगजे साय करते हुए अपने बेड पर उठकर बैठ गए और बोले, तुम्हारी जेब बिल्कुल सही कह रही है वैन गोंगसा। आपने हम सबको बचाया। जिन जिशुन तो था ही बेवकूफ़, ये उसकी खुद की गलती है। वांगजी ने बेचैन होकर करवट बदली। मृतक की निंदा क्लाउड रिसोर्सेस के नियमों के खिलाफ था, पर निमिंगजे जो कह रहे थे ये बात भी सही थी। जब भी वांगजी उस जिन जिशुन से मिला था उसे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा था। ये बात किसी से भी नहीं छुपी थी कि जिन जिशुन को वांगजी पसंद था। वो जब भी कभी मिलते थे, जिन जिशुन हमेशा वांगजी के आगे पीछे लार टपकाता घूमता था। बात बस इतनी सी नहीं थी। उसकी नज़र में वांगजी से शादी फायदे का सौदा था, और वो चाहता था वांगजी ऐसा सोचे कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि जिन जिशुन उसे पसंद कर रहा है। पर चाहे वो जैसा भी हो, अपने चाचा जिन गुआंगशा से तो बेहतर ही था। वांगजी इन दिनों जिन गुआंगशा को लेकर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता था। वो सेक्ट लीडर था, फिर भी जब भी कभी वांगजी उनसे मिलता था वो किसी न किसी बहाने वांगजी को छूने की कोशिश करता था। शायद इसीलिए क्लाउड रिसोर्सेस में लगातार उसका आना जाना लगा ही रहता था। सिर्फ उस बूढ़े घुसट की वजह से वांगजी ने अपने साथ एक संरक्षिका रखी थी। आगे वेंचिंग बोली, पर आखिरकार सब खत्म हो गया और हम जीत गए। तो वांगजी ने पूछा, पर उसके बाद ताइजी का क्या हुआ? वो प्रिंस के बारे में पूछ रहा था। वेंचिंग ने साय करते हुए कहा, शिजुन और शिमो ने उन्हें काबू कर लिया, उन्हें खींचकर अपने साथ ले गई। उसके बाद उन तीनों को किसी ने भी नहीं देखा है। वैसे शिजुन मुझसे बार बार बात करती रहती है तुम्हारी स्थिति को लेकर, और आनियांग की भी, और तुम्हें आराम करने के लिए भी कहा है उन्होंने। वांगजी ने कहा,
मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। वांगजी ने वेंजिंग को भरोसा दिलाते हुए कहा, मेरे ख्याल से अगर वो मुझे देखेंगे तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चाहे मैं अपनी एनर्जी शेयर ना भी करूँ तो भी चलेगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, वेंजिंग ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा। शिजुन ने इस बात के लिए पूरी तरह से मनाही की हुई है। उन पर भरोसा रखो बियाओदी, वो प्रिंस को हम सबसे बेहतर तरीके से जानती है। ये बात वही ख़त्म हो गई। कुछ देर बाद वहाँ पर लान सिचेन आ गए और आते ही वेंजिंग से बोले, आचिंग, तुम जैसे ही कहोगी कि वांगजी और दागा आगे यात्रा कर सकते हैं, हम तुरंत लानलिंग के लिए रवाना होंगे। आया पहले ही लानलिंग के लिए चला जा चुका है। उसके पिता ने उससे मिलने के लिए सहमति जताई है, तो हो सकता है उधर से कुछ अच्छी खबर ही आए। लान सिचेन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वांगजी ऐसे वक्त में मतलबी नहीं बनना चाहता था। वैसे तो लान सिचेन की इस खबर का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, पर वो ये जताना नहीं चाहता था। पर कहते हैं ना, कोशिशें दिख जाती है, क्योंकि नीमिंगजे ने भी बस हल्का सा नोट किया। शायद सिचेन के लिए बस इतना ही काफ़ी था। वैसे जब मेंग्याओ ने नियक्लान छोड़ा था तो उसके और सिफिंगजुन के बीच में बहुत बड़ी बहस हुई थी। इसलिए मेंग्याओ और उसके पिता के बीच में जो कुछ भी होगा, इसमें सिफिंगजुन यानी नीमिंगजे को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उधर वांगजी को भी प्रिंस विभूषण ने जो सी चेतावनी दी थी वो याद आ गई और उसे अपने भाई की चिंता होने लगी। पर वांगजी अपने भाई को नाराज़ भी नहीं कर पा रहा था, ना ही वो उन्हें इतला कर सकता था कि मेंग्याओ को लेकर वो थोड़ा सा ध्यान रखे। पर इस बात पर सोचने के लिए वांगजी को ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि उसी दोपहर वो अपना सारा सामान बांधकर लानलिंग के लिए निकल गए। नीमिंगजे घोड़े पर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें घुड़सवारी की इजाज़त मिल चुकी थी, और लान वांगजी इसी बात पर नाराज़ था, क्योंकि उसे इजाज़त नहीं मिली थी। उनके जाने से पहले वांगजी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के रोब्स दिए गए। उनके साथ साथ सिल्वर कलर का हेड ड्रेस भी था, जिस पर चांद की नक्काशी की गई थी। उसे कोई टावर के सेलिब्रेशन के लिए वही पहनना था। पर लान वांगजी ने कहा कि उसे जानना है ये रोब्स कहाँ से आए। सभी लोग उसकी बात सुनकर परेशान हो गए, पर वांगजी ने किसी की नहीं मानी। उसने कहा वो उसे तब तक नहीं पहनेगा जब तक उसे नहीं पता चलेगा कि वो किसने भेजे हैं, वरना तो वो अपने लान फैमिली के सफ़ेद रोब्स पहनना ही पसंद करेगा, अपने फैमिली को रिस्पेक्ट देने के लिए। तब जाकर लान सिचेन को बताना पड़ा, प्रिंस ने उसके रोब्स खुद चुने हैं। फिर क्या था, वांगजी ने खुशी खुशी वो रोब्स पहन लिए। लान सिचेन और वेंजिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांगजी को पता था वो दोनों आंखों ही आंखों में क्या इशारे कर रहे हैं, पर वांगजी उसने तो खतरनाक वाला इग्नोर मार दिया। पर हाँ, वो अपने रोब्स में मोती के कलर का बेल्ट लगाना नहीं भूला। इसके ज़रिए वो अपने पिता और बाकी की बिरादरी को श्रद्धांजलि देना चाहता था। तब वेंजिंग हिचकिचाते हुए बोली, प्रिंस ही है जिन्होंने तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। तुम्हारी तबीयत को लेकर वो अभी भी परेशान है। वेंजिंग जानती थी वांगजी को मनाने का बस यही एक तरीका है, और ये तरीका काम भी कर गया। वांगजी पालकी में बैठने के लिए तैयार हो गया। अब लान सिचेन अपने सफ़ेद घोड़े पर बैठे थे नीमिंगजे के बगल में, और उनके पीछे वांगजी की पालकी चल रही थी। वांगजी के सामने वेंजिंग भी बैठी थी। ये सारी व्यवस्था इस तरह से थी कि वेंजिंग वांगजी के साथ साथ नीमिंगजे पर भी नज़र रख सके, और इस बात का खास कर ख्याल रखें कि इन दोनों को इस यात्रा में कहीं कोई परेशानी ना हो। पालकी में बैठा बैठा वांगजी बहुत बुरी तरह से पक रहा था। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी, क्योंकि उसके साथ वेंजिंग जो बैठी थी, वांगजी उस पर अभी भी गुस्सा था। इसलिए पहले पहर तो उसने वेंजिंग से बिल्कुल भी बात नहीं की। तो वेंजिंग ने अपने आप को बुनाई के कामों में उलझाए रखा, और उसी की वजह से वांगजी के पैरों के पास बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। वैसे भी इस पूरी यात्रा में बस 2 ही पालकियाँ थी, एक जियांग यानली के लिए और दूसरी वेंजिंग और लांझा के लिए। वांगजी इसीलिए तो इतना ज़्यादा चिढ़ गया था। उसे फिर से ऐसा लग रहा था कि उसे लड़कियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसलिए
वेनचिंग की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने उससे बात नहीं की, इसलिए वेनचिंग हार मानते हुए अपने बुनाई के काम में लग गई। ताइजी कहाँ पर है? वांगजी ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया जब वो सब लोग खाने के लिए रुक गए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।